मेल भी 30 to 40% रिस्पॉन्सिबल हैं मिसकैरेजेस के लिए। कौन से ट्राइमेस्टर में सबसे ज्यादा रिस्क होते हैं मिसकैरेजेस होने के? मिसकैरेज नेचुरली ही ज्यादा रिस्क फर्स्ट 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में होता है, जिसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। मिसकैरेजेस हो जाते हैं, इनमें क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं? माँ या पिता द्वारा अगर जो जीन्स ट्रांसफर होने होते हैं एम्ब्रियो के अंदर, उनमें कोई डिफेक्ट रह जाए, देन दिस एम्ब्रियो विल नॉट ग्रो फर्दर। तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा, मे बी अल्ट्रासोनिक साइंस प्रेगनेंसी के पॉजिटिव दिखेंगे, बट द प्रेगनेंसी वुड नॉट गो फर्दर। तो उसमें लॉस ऑफ हार्ट बीट इनिशियल फेजेस में ही हो जाता है। फिर हम अपनी लाइफस्टाइल में ऐसे क्या गलतियां कर रहे होते हैं जिसकी वजह से मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, और उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले जो ऐसी चीज़ है जो फीमेल्स को अवेयर होना चाहिए इज़ द एज। एज को हम डिफाई नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी प्लानिंग से पहले कौन से टेस्ट उन लोगों को करा लेना चाहिए? सिर्फ उनका बेसिक सीबीसी, उनका जनरल मेटाबॉलिक प्रोफाइल, शुगर, थायराइड, इन्फेक्शन स्क्रीनिंग, स्पेसिफिकली जैसे यूटीआई वुमेन में बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही होती हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की स्क्रीनिंग हो जानी चाहिए। रुबेला की इम्यूनिटी हम लोग चेक कर लेते हैं, बिकॉज ये वायरस ऐसा है जिसने बहुत सारे बच्चे खराब कर दिए इन द पास्ट। तो कुछ ऐसे खाने की चीज़ें हैं जिसके कारण मिसकैरेजेस का रिस्क बढ़ता है? इंडियन बिलीव्स में पपाया है। पपाया में लैटेक्स होता है जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस इनिशिएट कर सकता है। पाइनएप्पल है, उसमें ब्रोमेलिन होता है जो सर्विक्स जो बर्थ कैनाल है जहाँ से बेबी बाहर आते हैं उसकी टोन को कम कर देता है, तो प्रेगनेंसी होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। देन वी हैव सर्टेन ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस में जैसे हम अजवाइन मना कर देते हैं। फेन्यूग्रीक में भी आपका जो है कैपेसिटी होता है कि वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को ट्रिगर कर सकें। देन कच्चा अंडा, पोच है, हाफ फ्राइड एग है, इनमें मेयोनीज है, इनमें साल्मोनेला के इन्फेक्शंस होते हैं, और एक बहुत टॉक्सिक बैक्टीरिया होता है लिस्टेरिया जो कि प्रेगनेंसी को खराब कर सकता है एंड सीवियर फूड पॉइजनिंग करा सकता है। बार बार मिसकैरेजेस हो रहे होते हैं, तो फिर उनमें क्या रीज़न हो सकता है? जो बार बार मिसकैरेज वाली आपने बात कही, इसको स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है हमारी बुक्स में जिसको कहते हैं रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, RPL। इसकी डेफिनेशन में कहा गया है अगर किसी को 3 से ज़्यादा मिसकैरेज हो जाए, अबॉर्शंस हो जाएं, तो उसको रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का केस माना जाता है। फिर हम वे सिम्टम्स कैसे पहचाने कि हाँ ये मिसकैरेज के साइन हो सकते हैं हमारी बॉडी में? पहले तो ये होता है कि फिजिकल सिम्टम्स, जैसे पेशेंट जैसे ही प्रेग्नेंट होते हैं उनको अपने सिम्टम्स फील होते हैं कि ब्रेस्ट टेंडरनेस होती है, ब्रेस्ट में फुलनेस होने लग जाती है, मॉर्निंग सिकनेस होता है, उल्टी, नौजिया, एसिडिटी, गैस बनना। ये जो सारे सिम्टम्स जो हैं अगर उनके थे और सडनली खत्म हो गए, देन दे शुड विजिट द डॉक्टर कि कोई भी सिम्टम नहीं है इन अर्ली प्रेगनेंसी। सिम्टम ही नहीं, सिम्टम जैसे खत्म हो गए, उनको आए और खत्म हो गए। नाउ शी सेज कि नौजिया था, अब नहीं आ रहा है, ब्रेस्ट टेंडरनेस थी, अब नहीं आ रही है, ठीक है। देन इफ देयर इज कि कोई भी प्रकार की ब्लीडिंग अगर उन्हें अर्ली प्रेगनेंसी में हो जाती है, तो ब्लीडिंग, यस, एज यू सेड, इट कैन बी समटाइम्स नॉर्मल एज वेल, बट कोई भी ब्लीडिंग हो हमें स्क्रीनिंग करना जरूरी हो जाता है कि बेबी नॉर्मल है या नहीं है। ट्रैवल करने से मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं? देखिए, ट्रैवलिंग करने से मिसकैरेज, स्टेयर्स चढ़ने से या फिर बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट करने से भी मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं? स्टेयर्स चढ़ने से मिसकैरेज बिल्कुल नहीं होता है। अबॉर्शन करवाया है तो क्या इसकी वजह से भी बाद में अगर प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो मिसकैरेजेस के रिस्क बढ़ जाता है? अगर आपने अबॉर्शन करवाया है या अबॉर्शन अपने आप भी हो गया है, दोनों ही केसेस में अगर आप एक सुपरवाइज, एक बार मिसकैरेज हो गया तो किसी को दोबारा प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो कितने टाइम ड्यूरेशन का गैप लेकर के दोबारा प्लान करना चाहिए? तो हम एज डॉक्टर्स पेशेंट्स को मिनिमम 2 से 3 साइकिल्स का गैप लेने को बोल देते हैं। एक तो हमें ये पता चल जाता है कि पेशेंट को, आपको पता है इंडिया में हर साल लगभग 10 से 15 लाख केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं मिसकैरेजेस के, और 10 to 15% जो मिसकैरेजेस होते हैं वो अर्ली यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही हो जाते हैं नेचुरली। और इसके केसेस कई बार स्ट्रेस की वजह से, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, और बहुत ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से बढ़ रहे हैं। तो आखिर वो प्रॉब्लम्स क्या हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, और कैसे हम पहचानें कि हाँ ये मिसकैरेज है, और इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी बारे में आज हमारा ये पॉडकास्ट है जिसे हम शूट कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिन्हें गायनेकोलॉजी की फील्ड में 18 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है। हमारे साथ हैं डॉक्टर अंजलि गुप्ता जो कि ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हैं मदरहुड हॉस्पिटल नोएडा में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मेघा फॉर इनवाइटिंग एंड वेलकमिंग मी। थैंक यू सो मच, आप इस प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़ी। इस सेशन के जरिए हम लोग मिसकैरेज के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि अगर किसी को समझना हो कि मिसकैरेजेस एग्जैक्टली होते क्या है और क्यों होते हैं, तो उन्हें आप कैसे बताना चाहेंगे? See, miscarriage means abortion. Any loss of pregnancy
जो कि यानी फीटस जो आपके वूम में ग्रो कर रहा है, अगर वो 24 वीक से पहले उस लॉस ऑफ लाइफ उस फीटस का हो जाए, या फिर वो लाइव भी है लेकिन वो अबॉर्ट हो जाए, निकल जाए बाहर वूम से, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज मिसकैरेज इफ इट हैपेंस बिफोर 24th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, तो ये जो ट्राइमेस्टर का फेज होता है, तो कौन से ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा रिस्क होते हैं मिसकैरेजेस होने के? मिसकैरेज नेचुरली ही ज़्यादा रिस्क फर्स्ट 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में होता है, जिसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर गॉड भी स्क्रूटनी करते हैं हमारी प्रेगनेंसी की। सो इफ़ द प्रेगनेंसी इज़ गुड, जेनेटिकली कोई इन्फेक्शंस नहीं है, ऑल द कंडीशंस आर गुड, देन दे गॉड लेट अस कंटिन्यू दिस प्रेगनेंसी बियॉन्ड 12 वीक्स। इसलिए मोस्ट ऑफ द मिसकैरेजेस अराउंड 15 to 20% वुड हैपन बिफोर 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो जो अर्ली मिसकैरेजेस हो जाते हैं, इनमें क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं? अर्ली मिसकैरेज में सबसे ज़्यादा कॉमनली जो रिस्क फैक्टर देखा जाता है वो जेनेटिक और क्रोमोसोमल होता है। मतलब माँ या पिता द्वारा अगर जो जीन्स ट्रांसफ़र होने होते हैं एम्ब्रियो के अंदर, उनमें कोई डिफेक्ट रह जाए, देन दिस एम्ब्रियो विल नॉट ग्रो फर्दर। तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा, मे बी अल्ट्रासोनिक साइंस प्रेगनेंसी के पॉजिटिव दिखेंगे, बट द प्रेगनेंसी वुड नॉट गो फर्दर। तो उसमें लॉस ऑफ हार्ट बीट इनिशियल फेजेस में ही हो जाता है। सेकेंड वुड बी कि अगर कोई इन्फेक्शंस हो गए मदर को जो कि बहुत सीरियस हैं, जैसे कुछ वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जो डायरेक्ट बेबी में जाके बेबी को अबॉर्ट करा देते हैं, उनमें से कुछ हैं टॉक्सोप्लाज्मा, CMV, रुबेला। तो इस प्रकार के अगर कोई इन्फेक्शंस हो जाते हैं, देन ऑल्सो देयर कुड बी एन अबॉर्शन। देन कुछ ड्रग इंड्यूस्ड भी होते हैं, पेशेंट ऑलरेडी ऐसे ड्रग्स ले रहा है जो कि आइडियली बिल्कुल भी सेफ नहीं है प्रेगनेंसी के लिए, जैसे मेथोट्रेक्सेट है, जैसे रेटिनॉइड्स जो आजकल लड़कियां बहुत एक्नी और पिंपल्स के लिए लेती हैं। तो इस प्रकार के ड्रग से भी मिसकैरेज हो जाता है, और अगर पेशेंट ऐसा ले रहा होता है तो हम उन्हें फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए भी बोलते हैं, जब तक उनका ट्रीटमेंट स्टॉप ना हो जाए। ओके, मिसकैरेजेस को लेकर लोगों के मन में कई सारे मिथ्स होते हैं। तो मोस्टली जैसे बोला जाता है कि लड़कियों के कारण ही मिसकैरेज हो रहे हैं, लेकिन इसमें कई बार लड़कों का भी रोल होता है। तो एक बार आप उस चीज़ को भी समझाइए कि मेल पर्सपेक्टिव से ऐसे क्या चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से मिसकैरेज हो सकता है। देखो, जो फीटस है वो ऑब्वियसली मेल और फीमेल दोनों से मिलके बनता है, और कंट्रीब्यूशन भी दोनों का हाफ हाफ है। सो फीमेल फैक्टर्स 2 हाँ ज़्यादा हैं, बट इट इज़ वेरी people, it is not known to people कि मेल भी 30 to 40% रिस्पॉन्सिबल हैं मिसकैरेजेस के लिए। मेल में जो स्पर्म्स बनते हैं उनके अंदर अगर DNA फ्रेगमेंटेशन हो जाए, मतलब वो अपना जो DNA ट्रांसफर कर रहे हैं फीटस को, उसमें वो टूट जाए, अगर इसको इस इंडेक्स को कहते हैं DNA फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स। अगर ये मेल का हाई है तो जो फीटस ऐसे DNA से बनेगा उसमें मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा हैं। और ये स्पेशली उन कपल्स में ज़्यादा देखा जाता है जहाँ पे रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस है, यानी एक अबॉर्शन हो गया, फिर दूसरा भी हो गया, फिर तीसरा भी हो गया। तो इन दैट केस वी वुड ऑलवेज से कि ऐसे में मेल को भी इवैल्यूएट करवाना चाहिए अपना DNA फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स। और मेल की लाइफस्टाइल, डायबिटीज, थायराइड, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग अब्यूज, ये सारी चीजें जो हैं उनके स्पर्म क्वालिटी को भी अफेक्ट करती हैं। ओके, तो फीमेल में फिर ऐसी क्या चीजें हो जाती हैं जिसकी वजह से मिसकैरेज के रिस्क बढ़ जाते हैं? देखो, इन जनरल भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमारी बॉडी का है वो बहुत इनएफिशिएंट सिस्टम है, वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाता है हमेशा। तो कई बार कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो भी मिसकैरेज पेशेंट को हो सकता है, बहुत हेल्दी है, यंग है, कोई बैड हैबिट्स नहीं है, फिर भी मिसकैरेज हो सकता है। बट ये है, बट येस, मिसकैरेजेस हैपन मोर जहाँ पे PCOS की विमेन है। PCOD आपने सुना होगा, जो हार्मोनल इम्बैलेंस आजकल इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है। अगर जनरल पॉपुलेशन में मिसकैरेज का रिस्क 20% है, तो PCOS के अंदर ये मेंशन एंड डॉक्यूमेंटेड है कि ये 30 to 50% है। तो बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स, बिकॉज ऑफ हाई शुगर, देन पेशेंट्स जिनको थायराइड है, इनका अगर अनकंट्रोल थायराइड है, देन दे विल हैव अ हायर रिस्क ऑफ मिसकैरेज, बिकॉज थायराइड के रिसेप्टर्स एग में भी होते हैं और ग्रोइंग बेबी में भी होते हैं। देन अगर मदर ऑब्वियसली शी इज ओबीस, हायर BMI के पेशेंट्स जो हैं जिनका BMI 30 से ऊपर है, बिकॉज पीपल डोंट नो कि ओबेसिटी और फैट भी एक इन्फ्लेमेटरी स्टेट है बॉडी के लिए, सो दैट ऑल्सो लीड्स टू हायर रेट ऑफ मिसकैरेज। इसके अलावा डाइट है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इंटेक कम है। बुक क्लियरली मेंशंस कि लो फ्रूट इंटेक में मिसकैरेज रेट बहुत हाई है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ हेल्दी डाइट, अ गुड लाइफस्टाइल, एंड स्क्रीन योरसेल्फ बिफोर प्रेगनेंसी। प्रीकंसेप्शनल काउंसलिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि डॉक्टर के पास जाएं, अपने डिजीजेस स्क्रीन करें टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ हैविंग अ मिसकैरेज। आपने यहाँ पे जितने सारे फैक्टर्स बताए ये मोस्टली लाइफस्टाइल रिलेटेड ही हैं, कि जो PCOS भी इट्स लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, फिर डाइट की आपने बात की, ब्लड शुगर लेवल का बढ़ जाना। तो फिर हम अपनी लाइफस्टाइल में ऐसे क्या गलतियां कर रहे होते हैं जिसकी वजह से मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, और उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले जो ऐसी चीज़ है जो फीमेल्स को अवेयर होना चाहिए इज़ द एज। एज को हम
डिफाई नहीं कर सकते. Most of the women are career oriented nowadays and they do not want to plan the pregnancy कि 30 से पहले हम प्लान ही नहीं करेंगे. सो ये भी एक चीज़ है कि बिकॉज रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी और फर्टिलिटी बॉडी की बहुत हाई है बिफोर 30. 25 to 30 में हम जो oocyte क्वालिटी यानी एग की क्वालिटी बनाते हैं वो इतना अच्छा होता है कि उसमें अपने आप ऑटोमेटिक रिस्क ऑफ अबॉर्शन बहुत कम है. वाइल अगर हम 35 के बाद अपना प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो रिस्क ऑफ अबॉर्शन इज 25 to 30%. अगर और आगे एज में जाएंगे तो 40 में 50% रिस्क ऑफ मिसकैरेज है, यानी हर 50% 2 out of 1 में मिसकैरेज हो जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग ऑफ प्रेगनेंसी एट द राइट एज इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप कंसिडर करती हैं कि जो लेट प्रेगनेंसीज होती हैं उसमें मिसकैरेजेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं? हाँ, ये बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड है कि लेट प्रेगनेंसीज में मिसकैरेजेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं. इसलिए वी ऑलवेज मोटिवेट द वुमेन कि अगर एवरीथिंग इज कंफर्टेबल एंड फेवरेबल इन देयर लाइफ तो अपनी प्रेगनेंसी टाइम से प्लान करें, उससे उनकी प्रेगनेंसी भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाएगी. तो कौन सा फिर राइट एज अगर आप बताना चाहेंगी प्रेग्नेंट होने का? देखो ये तो बायोलॉजी है. सो 30 से पहले ओवेरियन रिजर्व बहुत अच्छा है, एग की क्वालिटी भी अच्छी है, एग का नंबर भी बहुत अच्छा है, फर्टिलिटी रेट और प्रेगनेंसी होने की कैपेसिटी भी बहुत हाई है. तो अगर पेशेंट हमारे पास 28-30 में आ रहा है तो वी वुड डेफिनेटली मोटिवेट देम कि आप प्रेगनेंसी एक प्लान कर लें. और बाकी तो अनअवॉइडेबल फैक्टर्स तो सबकी लाइफ में होते हैं, वो एक अलग बात होगी. करेक्ट है. इसमें जेनेटिक्स का भी कोई रोल है? जेनेटिक्स का बहुत रोल है. जेनेटिक्स देखिए देयर आर सर्टेन डिजीजेस जो हम अपने अनुवांशिक तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे थैलेसीमिया हो गया, जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया. मतलब ये ऐसे डिजीजेस हैं जो अगर मदर कैरियर है तो शी विल ट्रांसफर इट टू हर बेबी. तो ऐसे में हम फादर स्क्रीनिंग भी कर लेते हैं. अगर फादर भी कैरियर निकले तो हमें फीटस की स्क्रीनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर फादर कैरियर नहीं है तो यूजली फीटस को इतनी रिस्क नहीं होती है. देन देयर आर सर्टेन अदर डिसऑर्डर्स, जैसे आपने डुकीन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में सुना होगा, हार्ट डिजीजेस भी होते हैं. तो वी डू स्क्रीन सच काइंड ऑफ कपल्स ताकि हमें पता चल जाए अगर हम बेबी को ऐसी रिस्क से बचा सकें. एग्जैक्टली. तो जो भी वीडियो हमारी ऑडियंस देख रही है इस वक्त, अगर वो प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती है और चाहती हैं कि मिसकैरेजेस के रिस्क को कम कर सकें, तो प्रेगनेंसी प्लानिंग से पहले कौन से टेस्ट उन लोगों को करा लेने चाहिए? देखो प्रेगनेंसी प्लानिंग से पहले आइडियली अगर कपल बहुत ही यंग है तो बहुत सारे टेस्ट एडवाइजेबल नहीं होते हैं. सिर्फ उनका बेसिक CBC, उनका जनरल मेटाबॉलिक प्रोफाइल, शुगर, थायराइड, इन्फेक्शन स्क्रीनिंग, स्पेसिफिकली जैसे UTI वुमेन में बहुत ज़्यादा कॉमन है जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही होती हैं. सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की स्क्रीनिंग हो जानी चाहिए. रुबेला की इम्यूनिटी हम लोग चेक कर लेते हैं बिकॉज ये वायरस ऐसा है जिसने बहुत सारे बच्चे ख़राब कर दिए इन द पास्ट, और दैट वाज द रीज़न ऑफ इनिशिएटिंग MMR वैक्सीन इन ऑल द चिल्ड्रन. तो उससे हमें रुबेला की इम्यूनिटी, हमारा मैक्सिमम पॉपुलेशन कन्वर्टेड है. तो ये सारी स्क्रीनिंग्स हम कर लेते हैं. बेसिक अल्ट्रासाउंड्स हम कर लेते हैं कि कोई फाइब्रॉइड, कोई सिस्ट या कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आएगी प्रेगनेंसी में. तो ये एनाटमी और स्ट्रक्चर भी हम स्क्रीन कर लेते हैं. पेशेंट को हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए मोटिवेट करते हैं और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड एक्सरसाइज की तरफ भी बहुत मोटिवेशन देते हैं. ओके. तो डाइट का अगर इसमें रोल जानने की कोशिश करें तो कुछ ऐसे खाने की चीज़ें हैं जिसके कारण मिसकैरेजेस का रिस्क बढ़ता है? अगर हम प्री प्रेगनेंसी की बात करें, जब पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं है उस समय पर हम यूजुअली उनको हेल्दी डाइट में कुछ भी खाने को मना नहीं करते. यानी फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, सी फूड हो गया, फिशेस हो गई, मीट है, चिकन है, इफ़ दे आर ईटिंग इट इन अ हेल्दी वे और अच्छे से मीन्स ऑक्सीडाइज्ड ऑयल में नहीं बन रहा है. बट येस, वी वुड डेफिनेटली टेल देम कि जंक फूड मत खाइए बिकॉज जंक फूड से PCOS के रिस्क बढ़ जाते हैं, शुगर बढ़ जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है, रिस्क ऑफ मिसकैरेज बढ़ जाती है. और अगर पेशेंट ऑलरेडी प्रेग्नेंट है देन वी हैव लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स जो हम उन्हें अवॉइड करने के लिए बोलेंगे. कौन कौन से होते हैं वो? उसमें से जैसे हमारे इंडियन बिलीव्स में पपाया है. पपाया में लैटेक्स होता है जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस इनिशिएट कर सकता है. पाइनएप्पल है, उसमें ब्रोमेलिन होता है जो सर्विक्स जो बर्थ कैनाल है जहाँ से बेबी बाहर आते हैं उसकी टोन को कम कर देता है, तो प्रेगनेंसी होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है. देन वी हैव सर्टेन ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस में जैसे हम अजवाइन मना कर देते हैं. फेन्यूग्रीक में भी आपका जो है कैपेसिटी होता है कि वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को ट्रिगर कर सकें. देन कच्चा अंडा, पोच है, हाफ फ्राइड एग है, इनमें मेयोनीज है, इनमें साल्मोनेला के इन्फेक्शंस होते हैं और एक बहुत टॉक्सिक बैक्टीरिया होता है लिस्टेरिया जो कि प्रेगनेंसी को ख़राब कर सकता है एंड सीवियर फूड पॉइजनिंग करा सकता है. और लिवर के कंजम्पशंस को बिल्कुल मना किया जाता है. लिवर टेराटोजेनिक है तो जो चिकन मटन ईटर्स होते हैं उनको लिवर खाने के लिए बिल्कुल मना कर देते हैं. देन कैफीन इंटेक से भी बच्चे में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आती हैं, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स भी आती हैं. तो कैफीन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं ले सकते, बट 2 कप कॉफ़ी से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए बिकॉज दैट ग्रोज टू मोर देन 200 मिलीग्राम अ डे. तो उससे ज़्यादा लेने को मना करते हैं. ग्रीन टी के इंटेक को भी लिमिट करने को कह देते हैं. 2 ग्रीन टीज़ आर कंसिडर्ड सेफ. देन इसके अलावा हमारा
सी फूड जो है उसमें लार्ज फिशेस नहीं खा सकते हैं, अच्छा। बिकॉज लार्जर फिशेस में मर्क्यूरी ज़्यादा होता है। स्मॉल जो फिशेस होती हैं, रोहू हो गया, प्रॉन हो गया, शेलफिश हो गए, ये दे आर ठीक है। वेरी गुड टू ईट हम्म। एंड दे विल गिव यू गुड सोर्सेज ऑफ ओमेगा 3, 6, 9 एज वेल। ओके, तो ये सारे खाने की चीजें अवॉइड कर सकते Yes. हैं। तो ऐसे कुछ खाने की चीजें हैं जिन्हें खाने से मिसकैरेजेस के चांसेस कम होते हैं? देखो, एक बार प्रेगनेंसी बन गई, उसके बाद केवल फूड तो प्रिवेंट नहीं कर सकता उस हाँ, मिसकैरेज को, लेकिन अगर आप प्री प्रेगनेंसी से अपना हेल्दी ईटिंग रख रहे हैं, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, तो ये सारे हमारे एंजाइम के कैटलिस्ट हैं बेसिकली। इनमें सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारी प्रेगनेंसी में हमारे बेबी को डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट करते हैं। फोलिक एसिड डीएनए मल्टीप्लिकेशन में काम आता है, और फोलिक एसिड सारे ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है। तो अगर पेशेंट प्रेगनेंसी से पहले ही अपनी ये सारी प्रॉब्लम्स और आदतों को छोड़ दे और हेल्दी ईटिंग पे आ जाए तो ऑटोमेटिकली मिसकैरेज कम हो जाएगा। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर, आपने जितनी लाइफस्टाइल की चीज़ें बताई, बहुत सारे आपने भी स्टार्टिंग में कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी लाइफस्टाइल भी अच्छी है, डाइट भी अच्छा कर रहे हैं, कोई हाँ। बैड हैबिट्स भी नहीं है, उसके बाद भी बार बार मिसकैरेजेस हो रहे होते हैं, तो फिर उनमें क्या रीज़न हो सकता है? जो बार बार मिसकैरेज वाली आपने बात कही, इसको स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है हमारी बुक्स में जिसको कहते हैं रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, RPL। इसकी डेफिनेशन में कहा गया है अगर किसी को 3 से ज़्यादा मिसकैरेज हो जाए, अबॉर्शंस हो जाएं, तो उसको रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का केस माना जाता है। उसमें मैंने जैसे आपको पहले बताया, मेल स्क्रीनिंग भी हम करते हैं, हाँ। जहाँ पे हमें मेल का भी DFI चाहिए। इसके अलावा अगर हम फीमेल की बात करें तो जेनेटिक्स और क्रोमोजोमल अबनॉर्मेलिटीज़ इनके अंदर काफ़ी कॉमन होती हैं। इसीलिए इनमें दोनों पेरेंट्स का हम DNA स्क्रीनिंग कर लेते हैं। इसके अलावा इन्फेक्शन स्क्रीनिंग करते हैं। इसके अलावा इम्यूनिटी का प्रॉब्लम भी होता है। ऑटो इम्यून डिजीजेस के अंदर भी ऐसा बार बार हो रहा होता है। ऑटो इम्यून डिजीजेस कई प्रकार की बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है हमारी सोसाइटी में, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, ल्यूपस सिंड्रोम हो गया जिसमें किडनी फेलियर्स हो जाते हैं, हशीमोटोस थायराइडाइटिस जो फीमेल में इतना ज़्यादा कॉमन है जिसमें हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाता है, इनमें भी रिपीटेड मिसकैरेजेस होते रहते हैं। इसके अलावा देयर इज अ स्पेसिफिक सिंड्रोम जो कि रेयर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के लिए, जिसको एप्ला सिंड्रोम कहते हैं। इसमें फीमेल की बॉडी में ही ऐसी एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो उसके बेबी को ब्लड सप्लाई नहीं जाने देती और उसकी प्लासेंटा में थ्रोम्बोसिस करा देती हैं, यानी कि क्लॉट्स बना देती हैं। तो इसकी स्क्रीनिंग भी स्पेसिफिकली उन कपल्स में होती ही है जहां पर भी हमें रेकरेंट केसेस मिल रहे हैं। तो अगर ये सारे जितने भी आपने नाम लिए केसेस के, अगर ये पॉजिटिव आ जाते हैं कि हाँ इनमें ये प्रॉब्लम है, तो फिर उनमें कितने चांसेस होते हैं कि सक्सेसफुली प्रेगनेंसी हो जाए? उनमें भी चांसेस होते हैं, बिकॉज हमारे पास बहुत अच्छा एक इंजेक्शन है जिसको कहते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन। ये जो है ये ब्लड थिनर इंजेक्शन है। जैसे किसी को ऑटोइम्यून डिजीज है जिसके क्लॉट्स बन रहे हैं बार बार, तो हम ये इंजेक्शन प्रेगनेंसी में हार्ट बीट आते ही शुरू कर देते हैं। और बुक राइट स्कीन में 60% लाइव बर्थ रेट आ जाता है, यानी अगर 100 कपल्स को ट्रीट किया तो 60 विल गेट लाइव बर्थ विद दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, जो कि बहुत ही अच्छा है। कैरियोटाइपिक स्क्रीनिंग के अंदर हम जेनेटिक काउंसलिंग कराते हैं। अगर कोई पेशेंट को कोई सपोज कोई जेनेटिक डिसऑर्डर निकल रहा है, देन वी विल सेंड देम टू द जेनेटिक यूनिट कि हम उसमें उनको IVF भी किसी किसी केस में ऑफर किया जाता है, बिकॉज सिलेक्शन ऑफ एम्ब्रियोज इज इंपॉर्टेंट इन दैट केस। तो वहां पर भी हम उन्हें प्रेगनेंसी दे सकते हैं और ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। मतलब इनमें भी चांसेस होते हैं, बिल्कुल अगर चांसेस प्रॉब्लम हैं, निकल आई तो उसके बावजूद भी। हाँ। ठीक है, तो अगर जैसे प्रेगनेंसी में जैसे मिसकैरेजेस के सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले तो सिम्टम दिमाग में ये आता है कि ब्लीडिंग हो रही है, इसका मतलब हो सकता है कि मिसकैरेज हो। लेकिन कई बार ब्लीडिंग नॉर्मल भी होती है, ज़रूरी नहीं वो हर बार मिसकैरेजेस के कारण ही हो। तो फिर हम वे सिम्टम्स कैसे पहचाने कि हाँ ये मिसकैरेज के साइन हो सकते हैं हमारी बॉडी में? ओके, देखो सबसे पहले तो ये होता है कि फिजिकल सिम्टम्स, जैसे पेशेंट जैसे ही प्रेग्नेंट होते हैं उनको अपने सिम्टम्स फील होते हैं कि ब्रेस्ट टेंडरनेस होती है, ब्रेस्ट में फुलनेस होने लग जाती है, मॉर्निंग सिकनेस होता है, उल्टी, नौजिया, एसिडिटी, गैस बनना। ये जो सारे सिम्टम्स जो हैं अगर उनके थे और सडनली खत्म हो गए, देन दे शुड विजिट द डॉक्टर कि कोई भी सिम्टम नहीं है इन अर्ली प्रेगनेंसी। सिम्टम ही नहीं है, सिम्टम जैसे खत्म हो गए, उनको आए और खत्म हो गए। नाउ शी सेज कि नौजिया था अब नहीं आ रहा है, ब्रेस्ट टेंडरनेस थी अब नहीं आ रही है, ठीक है। देन इफ देयर इज कि कोई भी प्रकार की ब्लीडिंग अगर उन्हें अर्ली प्रेगनेंसी में हो जाती है, तो ब्लीडिंग यस एज यू सेड इट कैन बी समटाइम्स नॉर्मल एज वेल, बट कोई भी ब्लीडिंग हो हमें स्क्रीनिंग करना जरूरी हो जाता है कि बेबी नॉर्मल है या नहीं है। देन पेन स्पेसिफिकली इन द लोअर टमी, बिल्कुल नीचे की तरफ जो पेन होता है और वो कांस्टेंट है, एक ही जगह पर है, शार्प शूटिंग पेन कंटिन्यूसली चल रहा है, इन दैट केस दे शुड विजिट द डॉक्टर, बिकॉज वेग माइग्रेटरी पेन्स तो होते ही रहते हैं पेशेंट्स को कि कभी यहाँ हो गया कभी दूसरी जगह हो गया। दिस इज यूजुअली बिकॉज ऑफ गैस, ट्रैप्ड गैस इन देयर इंटेस्टाइन्स ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन, जो कि बहुत कॉमन है। एसिडिटी की वजह से भी गैस्ट्राइटिस के पेन होते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को, लेकिन एक ही जगह हो रहा है, देन दे शुड विजिट द डॉक्टर। तब हम उनको स्क्रीन करके ये बता सकते हैं कि मिसकैरेज ऑनगोइंग है या नहीं है, विद द हेल्प ऑफ एन अल्ट्रासाउंड और अ ब्लड टेस्ट। ओके, तो अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट के अलावा कुछ और भी हैं जिससे पता चल जाता है कि हाँ ये मिसकैरेज हो रहा है? नहीं, इफ यू वांट टू डायग्नोज अ मिसकैरेज तो आपको अल्ट्रासाउंड या ब्लड टेस्ट के बेस पे जाना है। उसमें ये डिपेंड करता है कि हम कौन से फेज ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर हैं।
अगर हमारा फेज बहुत अर्ली है जिसमें अल्ट्रासाउंड में प्रेगनेंसी दिख ही नहीं रही है, इसको कहते हैं केमिकल फेज ऑफ प्रेगनेंसी, हाँ। तो वहाँ पर हम ब्लड टेस्ट के द्वारा पेशेंट को ये बता पाएंगे कि प्रेगनेंसी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। ओके। और अगर फेज बाद में अल्ट्रासोनिक फेज में बेबी है जहाँ पे वो विजुलाइज हो सकता है अल्ट्रासाउंड में, तो हम ये देख लेते हैं कि बेबी के अराउंड ब्लीडिंग तो नहीं है, जिसको पेरीजेस्टेशनल हीमेटोमा कहते हैं, या बेबी में हार्ट बीट आके तो नहीं चली गई है। सो ऑल दीज थिंग्स वी कैन टेल। या बेबी लो तो नहीं आ गया, हाई था यूट्रस में अब नीचे खिसक के नीचे आ गया, इट मीन्स यूट्रस इज ट्राइंग टू एक्सपेल दिस प्रेगनेंसी आउट, वो बाहर निकाल रहा है। तो इस केस के अंदर भी हम पेशेंट को बताते हैं कि दिस इज अ इम्पेंडिंग मिसकैरेज, कि मिसकैरेज होने वाला है। तो कौन से फिर ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा फीमेल की बॉडी पर इम्पैक्ट पड़ता है जब मिसकैरेज हो जाते हैं? तो देखो, मिसकैरेज अगर इन जनरल 12 वीक से पहले होता है तो यस, फिजिकल इम्पैक्ट और एक इमोशनल Emotional इम्पैक्ट तो impact तो पेशेंट रहता की लाइफ पे आता ही है। हम्म। बट अगर हम मेडिकली इम्पैक्ट की बात करें काफ़ी, तो दैट वुड हैपन मोर जब वो 13 वीक्स के बाद मिसकैरी करती हैं, क्योंकि उस टाइम पे बेबी की एनाटमी, स्ट्रक्चर, बोन्स लगता सब कुछ है। बन चुके होते हैं। और यूजुअली इस टाइम पर वैसे मिसकैरेजेस भी बाय गॉड्स ग्रेस कम होते हैं। तो बट यस, इम्पैक्ट इज मोर व्हेन इट इज अ सेकंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेज। ओके। तो जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज हो जाते हैं तो फिर बेबी को निकालने का, जो फीटस होता है उसको निकालने का फिर प्रोसीजर क्या होता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस के अंदर गाइडलाइंस, बहुत सेट गाइडलाइंस हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, ओके। कि अगर 7th वीक से कम है प्रेगनेंसी तो वेरी वेरी सेफली आप मेडिकली अबॉर्ट करा सकते हो पेशेंट को। अच्छा। यानी उस केस में हम मेडिसिन द्वारा मिसकैरेज करवा सकते हैं। पेशेंट घर पे ही मिसकैरी कर लेते हैं, उन्हें अब कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, फाइनेंशियल बर्डन नहीं आता है। Okay. और अबॉर्शन रेट भी, कंप्लीट अबॉर्शन का रेट भी 80% से हाई है। यानी ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो ये कहेंगे कि हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया मेडिसिन द्वारा, ये पेशेंट्स फिर हमें बाद में डीएनसी करनी पड़ती है। तो मेडिसिन खाते हैं, मिसकैरेज हो जाए तो फिर फीटस दिखाई देता है? फीटस दिखाई नहीं देता है। अगर इफ इट इज़ वेरी अर्ली तो फीटस जो है वो क्लॉट से घिरा हुआ होता है, उसमें कोरियोनिक प्लेसेंटल टिश्यू भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बेबी का स्ट्रक्चर नजर आएगा, बट 9th वीक के बियॉन्ड बेबी का स्ट्रक्चर भी नजर आता है। अच्छा। बहुत छोटे छोटे लिम्स नजर आते हैं, हेड नजर आता है। ओके। यस। तो मेडिकेशन के थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं। फिर हाँ, दूसरा लेकिन अगर 9th वीक के बियॉन्ड प्रेगनेंसी है तो हम पेशेंट को सर्जिकल मेथड जो है वो सजेस्ट करते हैं। यानी कि ऐसे में पेशेंट को अगर हम घर पे छोड़ देंगे मेडिसिन देके तो उनको ब्लीडिंग हैवी हो सकती है, एंड द पेशेंट माइट हैव मोर पेन जो घर पे टॉलरेट नहीं कर पाए। और कई कई पेशेंट्स इतना ब्लड लूज कर जाते हैं कि उनको एनीमिया हो जाए। तो इसीलिए इट्स ऑलवेज बेटर टू मेक द प्रोसेस सेफ। तो ऐसे केस में हम उन्हें एडमिट करके अगर सर्जिकली डीएनसी कर देते हैं तो पेशेंट मात्र अपना 15 से 20 मिनट में फ्री हो जाता है, जो कि सर्जिकल प्रोसीजर है। और हॉस्पिटल एडमिशन स्टे केवल 4 to 5 आवर्स रहता है। तो जो सर्जिकल प्रोसीजर है वो एग्जैक्टली किया कैसे जाता है, जो डीएनसी प्रोसीजर आप बता हाँ, रहे जैसे थे? आजकल हम अपने हॉस्पिटल्स में सभी जगह यूएसजी गाइडेड डीएनसी करते हैं, Okay. जहाँ पे हम अल्ट्रासाउंड भी रियल टाइम ओटी में ही कर लेते हैं। अच्छा। पेशेंट का हमने क्लियरेंस भी कर दिया पूरा, यानी क्लीनिंग कर दी यूट्रस की, साथ ही वहीं के वहीं हमने अल्ट्रासाउंड करके देख लिया कि कोई भी प्रेगनेंसी के रिमेन्स यूट्रस में बचे हुए तो नहीं है। सो दैट पेशेंट एकदम ठीक हो जाएगा, विद इन 4 to 5 आवर्स उसका डिस्चार्ज हो जाएगा, एंड शी विल बी एबल टू इवन मूव टू हर ऑफिस विद इन 3 to 5 days। ओके। तो जैसे मिसकैरेजेस के केस में दवाइयों से या फिर डीएनसी प्रोसीजर से किया जाता है, तो उसके बाद किसी भी फीमेल की बॉडी को फिजिकली हील होने में कितना टाइम लगता है? देखो, फिजिकल हीलिंग, अगर पेशेंट का ब्लड लॉस ज़्यादा नहीं हुआ है मिसकैरेज में, तो फिजिकली पेशेंट काफ़ी जल्दी ही फिट हो जाते हैं। तो 2 to 3 डेज़ या मैक्सिमम 5 to 7 डेज़ में पेशेंट्स ऑफिस गोइंग भी हो जाते हैं। और अगर हम उनके पीरियड्स और ओव्यूलेशन रिस्टोरेशन की बात करें, कितने टाइम में वापस से फर्टिलिटी आ जाएगी, वापस से पीरियड्स आ जाएंगे, तो दैट वुड टेक, वेरिएशन है हर किसी की बॉडी का। 4 to 6 वीक्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी यूजुअली स्टार्ट हो जाता है। तो इस दौरान हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम पेशेंट को इम्यूनोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग रखें, इन्फेक्शन प्रिवेंशन करें और एनीमिया ट्रीट कर दें उसका, अगर उसने ब्लड लूज किया है। अगर ये तीनों चीज़ें हमने कर दी हैं तो पेशेंट विल बी फिट टू रिज्यूम हर ड्यूटीज़ जो भी हैं उनकी, घर की या ऑफिस की। तो फिजिकली तो एक एस्पेक्ट हो गया, इमोशनली, मेंटली फिर कैसे पेशेंट्स अपने आप को संभालते हैं जब कोई मिसकैरेज हो जाता है? हाँ, इमोशनल रिस्टोरेशन जो है वो टाइम लेता है। इमोशनल रिस्टोरेशन ये भी डिपेंड करता है कि पेशेंट वो कितना कीन था वो प्रेगनेंसी के लिए, वो अनवांटेड प्रेगनेंसी थी या वांटेड और प्लान्ड प्रेगनेंसी थी, उसका घर में कितना सपोर्ट है, उसके हस्बैंड कितने सपोर्टिव हैं, उनकी फैमिली मेम्बर्स कितने अच्छे हैं, और डॉक्टर ने कितनी अच्छी काउंसलिंग करी है। सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो डॉक्टर को भी ये बताना ज़रूरी है अपने पेशेंट को कि आप अकेले नहीं हो, बिकॉज मिसकैरेज इज सो कॉमन। 20% मिसकैरेज रेट है फर्स्ट 3 months के अंदर। तो
इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू काउंसिल द पेशेंट, बिकॉज इस टाइम पर ग्रीफ है, एम्प्टीनेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये सब कुछ एंड सेंस ऑफ लॉस पेशेंट के दिल में आता है, जिसको हम काउंसलिंग द्वारा बहुत ईजिली दूर कर सकते हैं। सपोर्ट ग्रुप्स इंडिया में और इंटरनेशनली सब जगह अवेलेबल हैं। ये सपोर्ट ग्रुप्स बहुत अच्छे हैं। इसमें सारी वो फीमेल्स ज्वाइंट होती हैं जिनके साथ ये इवेंट लाइफ में हुआ है। तो आप जब उनसे बात करते हैं या उनकी स्टोरीज भी देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि somebody else also had been through all this phase। तो आपको लगता है कि आप अकेले नहीं हैं and you will be able to have a pregnancy, आगे आपको हो जाएगा। सो ये एक जो रे ऑफ होप है ये पेशेंट को मिलती है अगर उनके हस्बैंड जजमेंटल नहीं है, उनकी फैमिली सपोर्टिव है और वो इस प्रकार की काउंसलिंग्स लेते हैं। आप प्लीज़ ये भी बताइए कि इस टाइम पर, इस फेज के दौरान पार्टनर को या फैमिली मेंबर को कितना सपोर्ट करना चाहिए उस फीमेल को जो इस प्रोसेस से गुजरी है? हाँ बिल्कुल, बिकॉज सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल सपोर्ट, और सबसे ज़्यादा ये सपोर्ट हस्बैंड का या पार्टनर का ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कोई ब्लेम गेम ना हो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप कोई पर्सनल कमेंट्स ना करें, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप कोई जजमेंटल जो है वो स्टेटमेंट्स पास ना करें, रादर आप जैसे डेली चोर्स में उसकी हेल्प करें, उसको उस चीज़ के बारे में बार बार सोचने पर आप उससे दूर ले जाएं, आप उसका एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं, आप उसे घुमाने ले जा सकते हैं। प्लस आप डेफिनेटली अपनी गायनोकोलॉजिस्ट या एक साइकोलॉजिस्ट की काउंसलिंग ले सकते हैं अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी पार्टनर जो है वो एक ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में जा रही है जो कि किसी इवेंट के बाद हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो शी विल बी एबल टू कोप वेल। ओके, तो एक बार मिसकैरेज हो गया तो उसके बाद फिर पीरियड्स कितने दिन में वापस आ जाते हैं फिर? 4 to 6 वीक्स डिपेंड करता है। जैसे पेशेंट पहले से पीसीओडी का पेशेंट है, जैसे इरेगुलर ही पीरियड आते थे तो उसके पीरियड कब आएंगे, लेट भी हो सकते हैं। अगर पेशेंट्स के पीरियड बहुत ही रेगुलर हैं तो यूजुअली 25-30 डेज में ही वापस आ जाते हैं। तो इसमें फिर कुछ पीरियड्स में कुछ अबनॉर्मलिटीज रहती हैं अगर मिसकैरेज के बाद आ रहे हैं तो? देखिए, प्रेगनेंसी हो, मिसकैरेज हो, ये सारे बॉडी रीसेट होती है वापस से। तो जब रीसेट होती है तो कई बार फर्स्ट जो पीरियड है वो कम भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है, किसी किसी को हल्का फुल्का पेन भी ज़्यादा हो सकता है, बट यूजुअली जो आगे की फॉलोइंग साइकिल्स होती हैं वो अपने आप सेट हो जाती हैं, उसमें किसी प्रकार की असिस्टेंस की जरूरत नहीं होती है। ओके, अच्छा, तो अगर जैसे एक बार मिसकैरेज हो गया तो किसी को दोबारा प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो कितने टाइम ड्यूरेशन का गैप लेकर के दोबारा प्लान करना चाहिए? ओके, देखो मेडिकल गाइडलाइंस तो बहुत ज़्यादा सेट नहीं है इस चीज़ के लिए, बट अगर हम बॉडी, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल रिकवरी की बात करें तो हम एज डॉक्टर्स पेशेंट्स को मिनिमम 2 से 3 साइकिल्स का गैप लेने को बोल देते हैं। एक तो हमें ये पता चल जाता है कि पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत नहीं है, एनीमिक नहीं है, कोप कर लिया है, मेंटली स्टेबल हो गई हैं, 2-3 साइकिल रेगुलर आने से हमें ओव्यूलेशन साइकिल का भी पता चल जाता है। तो एंड इस दौरान हम पेशेंट को फोलिक एसिड, विटामिन्स, कुछ ऐसी मेडिकेशंस और सप्लीमेंट्स भी दे देते हैं जिससे उनकी बॉडी वापस से रीगेन कर ले। तो दिस इज अ गुड टाइम फॉर अ रिपेयर ऑफ द बॉडी अगेन आफ्टर अ मिसकैरेज। एग्जैक्टली। डॉक्टर, जैसे आपने कहा कि इस टाइम पर ध्यान भी बहुत रखा जाता है, तो अगर एक बार मिसकैरेज हो गया, कोई भी फीमेल चाहती है कि वो दोबारा प्रेगनेंसी प्लान करे तो उस फेज में उनको किन बातों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि जब भी वो प्रेगनेंसी प्लान करेंगी अब उससे पहले वो अपना प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग का बुकिंग कंसल्टेशन ज़रूर लें अपने डॉक्टर से, बिकॉज उसमें हम पेशेंट को चाहे उनका डाइट हो, चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे फ्रूट हो, प्लस उनकी मेडिकेशंस हो गई, विटामिन्स हो गए, फोलिक एसिड हो गया, देन फर्टिलिटी एनहांसिंग मेडिसिन हो गई, देन BMI करेक्शन हो गया, वेट मेंटेनेंस हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें, इन्फेक्शन स्क्रीनिंग हो गई, ये सब चीज़ें हम उस दौरान में कर लेंगे। तो अगर वो ये सारी चीज़ें करके प्रेगनेंसी एम्बार्क करते हैं देन इट वुड बी हायर चांस कि शायद उनकी प्रेगनेंसी वायबल भी होगी एंड देयर विल बी अ गुड होप फॉर दिस प्रेगनेंसी। और अक्सर जो पेशेंट को एक मिसकैरेज हुआ है ऐसा नहीं है कि उनको नेक्स्ट टाइम मिसकैरेज ही होगा, मोस्ट ऑफ देम विल गेट अ हेल्दी प्रेगनेंसी। एग्जैक्टली। कुछ ना मिसकैरेजेस के अराउंड मिथ्स भी बहुत सारे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप उन मिथ्स के बारे में हमें थोड़ा बताएं कि ये सही है या गलत है। जैसे कहा जाता है कि अगर आपने प्रेगनेंसी की हुई है तो आप ट्रैवल मत करिए, ट्रैवल करने से मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? ओके, देखिए, ट्रैवलिंग करने से मिसकैरेज नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, चाहे वो रेल ट्रैवल हो, चाहे वो बस ट्रैवल हो, कार ट्रैवल हो, या वो इवन एयर ट्रैवल हो। रादर अगर प्रेगनेंसी में कोई रिस्क है, जैसे कि ट्विन प्रेगनेंसी है, हाई ब्लड प्रेशर है, एनीमिया है, यहाँ पर हम ट्रैवल करने को मना कर देंगे। लो लाइन प्लेसेंटा है, पेशेंट को ऑलरेडी ब्लीडिंग हो रही है, या फिर यूट्रस में कुछ ब्लड कलेक्शन है जिसको हम हीमेटोमा कहते हैं, किसी का बर्थ कैनाल ही छोटा होता है, ऐसे में रिस्क होती है कि पेशेंट को जल्दी डिलीवरी हो जाएगी, तो वहाँ हम ट्रैवल करने को मना करेंगे। बट इन जनरल ट्रैवल करने से मिसकैरेज नहीं होता है। ओके, स्टेयर्स चढ़ने से या फिर बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट करने से
भी मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं? स्टेयर्स चढ़ने से मिसकैरेज बिल्कुल नहीं होता है। वेट लिफ्टिंग में हम ये कहेंगे कि जो डेली के हाउस होल्ड चोर्स हैं, जैसे अपने टॉडलर को उठा रही हैं, हाँ। दूसरा बच्चा है, पहले वाले बच्चे को उठाते हैं, तो कोई मिसकैरेज नहीं होगा। बट ऑब्वियसली कोई स्ट्रेनस ट्रेनिंग पे ना जाएं, जो कि इतना हैवी वेट उठा रहे हैं जो उनके बस का ही नहीं है एंड दे हैव नेवर डन इट। तो ऐसा ट्रेनिंग एक्सरसाइज नहीं करनी है, बिकॉज दैट विल पोज लॉट ऑफ एब्डोमिनल प्रेशर, उनकी टमी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। एंड तो इसलिए नई चीज़ें नहीं प्रेगनेंसी में सीखनी चाहिए। और अगर पहले से अबॉर्शन करवाया है तो क्या इसकी वजह से भी बाद में अगर प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो मिसकैरेजेस के रिस्क बढ़ जाते हैं? नहीं, अगर आपने अबॉर्शन करवाया है या अबॉर्शन अपने आप भी हो गया है, दोनों ही केसेस में अगर आप एक सुपरवाइज्ड वे में चले हैं, सेफ वे में चले हैं, जहां एक डॉक्टर ने आपको सुपरवाइज किया है, कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है, देन यूजुअली दिस विल नॉट पोज एनी प्रॉब्लम इन योर फ्यूचर प्रेगनेंसी। कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी एंड पेशेंट कैन बिकम प्रेग्नेंट अगेन विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके अच्छा, और बहुत सारी लेडीज़ जैसे आजकल हम लोग बात भी कर रहे थे, तो अगर हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ की वो पेशेंट हैं पहले से, तो उनमें है रिस्क मिसकैरेजेस होने का? हाँ, अगर डायबिटिक पेशेंट हैं और स्पेसिफिकली अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, तो वहाँ पर मिसकैरेज का रिस्क हाई होता है। और इसके रीजंस हैं, पेशेंट इंसुलिन रेजिस्टेंट होता है, इनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन हाई होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो एग की क्वालिटी इन पेशेंट्स की बॉडी में बन रही होती है वो हैम्पर हो जाती है। दूसरा, अगर पेशेंट प्रेग्नेंट भी हो गया तो जो राइजिंग शुगर लेवल्स हैं, सपोज शुगर चल रहा है 250 300, सो दिस हाई शुगर कैन डायरेक्टली कॉज सेल डेथ, यानी कि जो बच्चा डिवाइड हो रहा है, डेली सेल मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, उसमें से कोई भी पर्टिकुलर सेल डेथ को ये प्रमोट करता है। इसलिए ऐसे बेबीज में कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज के चांसेस भी डायबिटिक पेशेंट्स में जो अनकंट्रोल डायबिटीज है उनमें ज्यादा देखा गया है। इसलिए अगर डायबिटिक पेशेंट अपनी प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग में डॉक्टर के पास आती है तो हमेशा उन्हें उनका ग्लाइकेटेड HB कराने को बोलते हैं, जो HbA1c होता है। सबको मालूम है आजकल इस टेस्ट के बारे में। ये टेस्ट रिजल्ट्स अगर 6.5% से कम आते हैं तो ये पेशेंट्स की रिस्क जनरल पॉपुलेशन की तरह ही है, फिर ये हाई रिस्क में नहीं है। सो दिस इज हाउ द डॉक्टर कैन हेल्प हियर। और अगर हाई रिस्क में है तो फिर कितना आना चाहिए? नहीं, हाई रिस्क में तो पेशेंट का 8, 10, 11 कितना भी हो, तो इस केस में हम उन्हें फिजिशियन के पास भेजते हैं, उनका शुगर कंट्रोल करवाते हैं पहले 2-3 महीने, देन वी अलाउ देम कि अब आप अपनी प्रेगनेंसी करें। ओके, और हाई ब्लड प्रेशर अगर है तो? हाँ, हाई ब्लड प्रेशर से भी प्रेगनेंसी का रिस्क बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर खुद प्रेगनेंसी में भी आ जाता है किसी किसी को, एंड दिस बिकम्स अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, जिसको हम एक्लैम्शिया, प्री एक्लैम्प्टिक टॉक्सीमिया के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए अगर पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खा रहा है तो हम उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। दूसरा, हम उसमें सेफ्टी ऑफ मेडिकेशंस भी चेक कर लेते हैं। जैसे बहुत कॉमन मेडिकेशन है टेल्मा, लेकिन वो हम प्रेगनेंसी में नहीं चला सकते, तो वहां पर हम फिजिशियन से उनका मेडिसिन चेंज करवाएंगे, दूसरे मेडिसिन पे उनका बीपी कंट्रोल करवाएंगे। वंस द बीपी इज कंट्रोल, तब हम उन्हें प्रेगनेंसी के लिए गुड टू गो बोलेंगे। ओके अच्छा डॉक्टर, फीमेल्स में ना अनीमिया के केसेस काफी ज्यादा होते हैं। बहुत सारी लेडीज होती हैं एनीमिक, तो जो लेडीज पहले से अनीमिक हैं तो क्या उनमें होते हैं मिसकैरेजेस का रिस्क ज़्यादा? मिसकैरेज का रिस्क एनीमिक में थोड़ा ज़्यादा होता है, बट बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं है। बट येस, एनीमिया की वजह से ऑक्सीजन ट्रांसफर हैम्पर होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने का काम हीमोग्लोबिन का ही है, और हीमोग्लोबिन अगर 9 से भी कम है तो दीज पेशेंट्स आर इनटू मॉडरेट एनीमिया। तो इसकी वजह से भी डेफिनेटली जो है बॉडी के सारे प्रोसेसेस ही इनएफिशिएंट हो जाते हैं, तो मिसकैरेज का रिस्क थोड़ा हाई होता है। प्रीटर्म लेबर का भी रिस्क भी इनमें हाई होता है, लो बर्थ वेट बेबी का भी रिस्क इनमें हाई होता है, बच्चा छोटा रह जाता है क्योंकि ऑक्सीजन ट्रांसफर नहीं करें। इसलिए हम हर पेशेंट का हीमोग्लोबिन चेक कराते हैं और टाइमली उसको ट्रीट कर देते हैं, जो इजीली ट्रीट हो जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा, जैसे ट्विन प्रेगनेंसी है या ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा बच्चे हैं, ट्विन हैं, ट्रिपलेट्स हैं, 4 बच्चे हैं, तो क्या इनमें भी रिस्क होता है मिसकैरेज का? हाँ, ट्विनिंग में मिसकैरेज का रिस्क थोड़ा हाई होता है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि जो नेचुरल ट्विनिंग होती है, नेचुरल ट्विनिंग मींस किसी को अपने आप हो गई, उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया, ये यूजुअली लेट एज में होती है। तो अगर पेशेंट ऑलरेडी 38-39 का है तो वहाँ मिसकैरेज का रिस्क उसका एज फैक्टर से भी है। तो जो ट्विन्स इनमें बनते हैं उनमें कई बार जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, तो किसी किसी में मिसकैरेजेस का रेट बढ़ जाता है। देन सेकंड इज ट्विनिंग, सेकंड हाइड्रोजेनिक होता है। हाइड्रोजेनिक मींस ट्रीटमेंट रिलेटेड, तो वहाँ पर हमने IVF किया, पेशेंट को ट्विन्स हुए, तो IVF से रिलेटेड भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स ज़्यादा देखे गए हैं, तो इसलिए भी ट्विनिंग में रिस्क हो जाती है। दूसरा, कुछ ट्विन्स में भी, जैसे अगर ट्विन एक ही सैक में रह रहे हैं तो इनको मोनोकोरियोनिक ट्विन्स कहते हैं, तो इनके अंदर आपस में प्लेसेंटल शेयरिंग होती है, न्यूट्रिएंट्स को भी इनको शेयर करना पड़ता है, तो ट्विन्स आर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ कंपटीशन में चल रहे हैं पूरे टाइम, तो इस वजह से भी इनमें मिसकैरेज का रिस्क हाई हो जाता है। एज फैक्टर है
कि अगर लेट हम लोग एज में प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो वो भी मिसकैरेज होने का बड़ा कारण है। हाँ जी, एज तो बहुत बड़ा फैक्टर है जो चेंज ही नहीं कर सकते हम लोग। करेक्ट है। तो इसीलिए सारे पेशेंट्स को मोटिवेट करते हैं, बिकॉज़ अगर पेशेंट 30 से कम है तो मिसकैरेज रेट इज़ 15 टू 20%। अगर पेशेंट 30 से 35 है तो मिसकैरेज रेट इज़ अराउंड 25%। अगर पेशेंट 40 इयर्स की है तो मिसकैरेज रेट इज़ 50%। और अगर पेशेंट 45 की है तो 80% प्रेगनेंसी मिसकैरेज में कन्वर्ट हो जाएगी। इसीलिए जैसे एज Early एडवांस होगी, हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारी बॉडी का भी वीक हो जाता है। तो करेक्ट। इसलिए इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्लान द प्रेगनेंसी एट द करेक्ट एज। ओके। अच्छा, स्पर्म क्वालिटी और एग क्वालिटी कितना मैटर करते हैं ताकि मिसकैरेजेस के रिस्क को कम किया जा सकता है? क्योंकि लोग कहते हैं कि एग क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी भी खराब होती है तो उसके कारण भी मिसकैरेज हो सकता है। हाँ, तो जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, स्पर्म क्वालिटी और एग क्वालिटी दोनों आपके डीएनए से ही रिलेटेड है। हाँ। आप अगर बहुत हेल्दी हैं तो आप हेल्दी स्पर्म्स बना रहे हैं। अगर आपकी हेल्दी हैबिट्स हैं तो अगेन आप हेल्दी स्पर्म्स बना रहे हैं। अगर आप डायबिटिक, थायराइड पेशेंट नहीं है, ओबेसिटी के पेशेंट नहीं है, नहीं। स्मोकर, अल्कोहल नहीं है, तो आपका अपने आप क्वालिटी बेटर हो जाता है। Okay. क्वालिटी अगर बेटर है तो मिसकैरेज नहीं होगा। ओके। अच्छा, एक और इसमें रहता है, सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं कि मिसकैरेजेस होने के जो एक फैक्टर होते हैं वो होम रेमेडीज़ होते हैं, कि घरेलू नुस्खे भी लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं कि ये खा लो, वैसे खा लो, ऐसे रहो वैसे रहो, ये खाना चाहिए। तो ऐसा कुछ होता है कि जो ज़्यादा जो घरेलू नुस्खे फॉलो करते हैं उनमें भी चांसेस होते हैं? देखो, घरेलू नुस्खों में जैसे मैंने बताया, सिनेमन नहीं ले सकते, फेन्यूग्रीक नहीं ले सकते, है ना। तो देयर आर सर्टेन, अजवाइन प्रेगनेंसी के दौरान नहीं खाते हैं, अजवाइन में थाइमोल होता है। तो अगर कोई पेशेंट इनके ओवर ही कंजम्पशन कर ले, तो कुछ कम ही खाया है, तो जनरली मिसकैरेज इनसे भी नहीं होगा। बट ओवर कंजम्पशन से किसी को अगर कोई फैक्टर बन जाए, साथ में अदर फैक्टर्स भी हों, तो दैट कैन हैपन। अदरवाइज डायरेक्टली कुछ सडनली खाने से तो एकदम से मिसकैरेज नहीं होता है। ओके। फाइनली हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि अगर कोई भी जो ऑडियंस है हमारे इस वीडियो को देख रहा है वो चाहते हैं कि मिसकैरेजेस के रिस्क को कम से कम करें या मिसकैरेज से बचना चाहते हैं, तो फिर उन्हें अभी से कोई ऐसे 4-5 स्टेप्स जो अपनाने चाहिए ताकि मिसकैरेज के रिस्क को कम किया जा सकता है? मिसकैरेज के रिस्क को कम करने के लिए सबसे पहले प्लान योर प्रेगनेंसी। अपनी जो भी आपकी प्लानिंग है उसके अनुसार आप अपने डॉक्टर से मिलें। दूसरा, आप अपनी डाइट बहुत अच्छी लें, क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा पीसीओएस और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हद से ज़्यादा प्रेवलेंट है इंडियन पॉपुलेशन में। तो अगर पेशेंट हेल्दी डाइट लेगा तो मिसकैरेज कम होगा। देन एक्सरसाइज रेगुलरली करें, मॉडरेट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज, चाहे वो एरोबिक्स हो, योगा हो, स्ट्रेंथ बिल्डिंग हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो रेगुलर करते रहें। ऐसा नहीं है कि अगर वो एक्सरसाइज करेंगे तो उन्हें प्रेगनेंसी नहीं ठहरेगी, उन्हें प्रेगनेंसी ठहरेगी। वो जितने एक्टिव होंगे उन्हें उतनी अच्छी प्रेगनेंसी ठहरेगी। देन तो डाइट इज इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल इज इंपॉर्टेंट, स्लीप इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज स्लीप इज द टाइम ऑफ रिपेयर ऑफ द बॉडी। आपने पूरे दिन में जितना भी फटीग किया है, सारी चीज़ बॉडी रिपेयर कर देती है ना, गुड स्लीप। सो एंड इसके अलावा अपने डॉक्टर से मिलकर अपने सप्लीमेंट शुरू करें। और अगर आप कोई क्रॉनिक डिजीजेस के पेशेंट हैं, जैसे आपने बताया डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ऐसा कुछ भी है, तो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग में हम सारे कंडीशंस को ऑप्टिमाइज कर देते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें हम फॉलो कर रहे हैं और अपनी बॉडी को 3-4 महीने का टाइम दे रहे हैं ये सब करने के लिए, देन प्रोबेबली द प्रेगनेंसी वुड कल्मिनेट इनटू अ वेरी हेल्दी प्रेगनेंसी। ओके। आपने जैसे कहा प्रेगनेंसी प्लानिंग इज नेसेसरी, तो कितने दिन या कितने महीने पहले हमें प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए प्रिपरेशंस करनी चाहिए? देखो, प्रेगनेंसी प्लानिंग में अगर हम फोलिक एसिड की गाइडलाइन देख लें तो WHO कहता है कि 3 मंथ्स पहले ही आप पेशेंट को फोलिक एसिड शुरू कर दो। तो अगर पेशेंट प्लान करना चाह रहे हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि आप 3 मंथ्स पहले ही अपने डॉक्टर से मिल लें। बाकी तो ये है कि इंडिया में मोस्ट ऑफ द OPDs आर विद अनप्लान प्रेगनेंसीज, जो सडनली प्रेग्नेंट हो जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द प्रेगनेंसीज वुड कंटिन्यू इन अ गुड वे, बहुत अच्छे से चलती हैं, तो हर किसी की प्रेगनेंसी खराब नहीं हो जाती है। करेक्ट है। तो ऐसे में फिर मिसकैरेजेस के अगर हम जानना चाहें तो एग्जैक्ट कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं ताकि लोगों को समझ में आ जाए और अभी से ही वो उन पर काम करना शुरू कर दें? मिसकैरेज के जो फर्स्ट कॉज हैं वो हो गए हमारे जेनेटिक्स, जो सबसे कॉमन है, सबसे कॉमन जेनेटिक्स है, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। सेकंड है हार्मोनल में चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे PCOD हो, चाहे थायराइड हो। देन थर्ड है ऑटोइम्यूनिटी। ऑटोइम्यूनिटी में जो सोराइसिस के पेशेंट हैं, स्किन डिसऑर्डर के पेशेंट हैं, ऑटोइम्यून थायराइड के पेशेंट हैं, इन सबको स्क्रीनिंग कर लेनी चाहिए। फोर्थ इज लाइफस्टाइल, ऑब्वियसली, कि आप कैसा खाना खा रहे हैं, विटामिन की कितनी कमी है बॉडी में। देन वी हैव इन्फेक्शंस में CMV है, सीवियर मलेरिया हो गया, जो कई चीज़ें ऐसी हैं जो प्रिवेंट नहीं भी कर पाता है पेशेंट, सो दिस कैन ऑल्सो लीड टू मिसकैरेज। देन स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपका यूट्रस है, उसमें भी अगर कोई शेप चेंजेस हैं, जैसे यूट्रस एक होता है इंटीग्रल यूट्रस, एक हो गया आपका यूट्रस के बीच में कुछ डिविजन्स हैं जिसको हम सेप्टेट यूट्रस कहते हैं, जिसकी शेप चेंज है, डायडल्फस यूट्रस है, तो ऐसे केसेस ये कोई चेंज नहीं कर सकता, ये बाय बर्थ
उनको मिला है, बट हाँ स्क्रीनिंग में पता चल जाएगा तो वी कम टू नो। देन देयर इज अ कंडीशन जिसको कहते हैं सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, जिसमें पेशेंट का बर्थ कैनाल इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि वो प्रेगनेंसी को पूरे टर्म तक होल्ड कर सके, तो जल्दी खुल जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को अक्सर 16, 17, 22 वीक्स तक आते आते मिसकैरेज होता है, जबकि बेबी अच्छा होता है। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ये सब आप अगर आप मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं वो मॉडिफाई करें, जो अनमॉडिफाइबल हैं उसका काम आपका डॉक्टर करेगा, जो जितना ध्यान रख सकते हैं उसमें। बिल्कुल। अच्छा, आपने जैसे कहा कि रेटिनॉल की बात की आपने कि हाँ। वो यूज करते हैं तो इसकी वजह से भी मिसकैरेजेस के चांस बढ़ते हैं, हाँ। इसके बारे में थोड़ा बताइए। पेशेंट्स आजकल बहुत रेडिली एक्नी का ट्रीटमेंट लेते हैं। हम्म। एक्नी के ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ होती है, डॉक्सीसाइक्लिन हम्म। और रेटिनोइक एसिड भी यूज़ होता है। दोनों ही प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं। इससे बेबी में डिफॉर्मिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं। इसलिए अगर पेशेंट ये ट्रीटमेंट ले रहा है तो अपने स्किन स्पेशलिस्ट को उसको बताना है और उसको स्टॉप करने के भी 3 महीने तक उसे कंसीव नहीं करना है। नहीं करना। ओके। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मिसकैरेजेस हो सकते हैं, जिनको आपने जैसे कहा कि जो चीज़ें हम मॉडिफाई कर सकते हैं वो तो करें ही, हाँ। बाकी तो फिर डॉक्टर बाकी हमारे हाँ, पास हैं बिल्कुल। उनको ठीक करने के लिए। तो आई होप इस सेशन में हमने मिसकैरेजेस के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातचीत की है, उसके एस्पेक्ट्स को समझा है बहुत ब्रीफली, सिम्टम्स जाने, कॉजेज जाने। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। यस यस, आई ट्रूली एंजॉयड इट और आई होप ये हमारे ऑडियंस के लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव रहे। एग्जैक्टली, आई थिंक आपके लिए सच में ये इन्फॉर्मेटिव रहा होगा ये सेशन, क्योंकि इसमें हमने हर एक एस्पेक्ट पर बात की है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह गए हों तो आप कमेंट के ज़रिए उन सवालों के जवाब पूछ सकते हैं। हम ट्राई करेंगे उन सभी सवालों के जवाब देने का। ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT लाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।